हम किस दिन कौन सा काम करें, ये भी न्यूमरोलॉजी बता रही है। आज की जो जेनेसिस ऑफ रिलीजन हम्म। जो किताब है, अबाउट 30,000 वर्ड्स आर देयर, उसमें वो कहते हैं कि भाई 4,004 साल पहले ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई। चौथे दिन सूर्य बनाया, छठे दिन धरती वगैरह सब बनाई, और सातवें दिन आदम को बनाया, मनुष्य बनाया। तो जब सूर्य था ही नहीं तो दिन की गणना कैसे की? तो न्यूमरोलॉजी क्या ढकोसला है। तो आजकल हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं सोशल मीडिया पे, क्लिप्स जो है आती हैं हमारे सामने कि राहुल गांधी की शादी होगी, कि सलमान खान की शादी कब होगी। तो क्या ये जो प्रेडिक्शंस हैं सारी, ये भी इन्हीं पर बेस्ड होती हैं? इसको हम अप्रश्न बोलते हैं। अब राहुल जी की शादी से मेरा क्या मतलब? छह कुंडल, अक्षर शगुन, गण, संख्या, स्वर, दीप। तो वैदिक ज्योतिष की अगर बात करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वैदिक ज्योतिष एक बड़ा मिसनोमर है। फलकथन को हम ज्योतिष कह रहे हैं, यहाँ पर जाके गड़बड़ हो जाती है। आप बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं सर कैमरे का। यस, आई मेक अ स्टेटमेंट वेरी कॉन्शियसली। जो वैदिक ज्योतिष में न जाकर टेलिग्नोसिस में जाया जाए, ऐसा लोग क्यों करें, क्यों भरोसा करें टेलिग्नोसिस पर? वो वहाँ से वो मुझे 8,000 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा से वो मुझे व्हाट्सएप भेजते थे। मेरे पास इस वक्त 52 साल का एक मनुष्य बैठा हुआ है, पुरुष बैठा हुआ है, और मुझे वो डायग्नोसिस करना था कि उसको क्या बीमारी है। तो ऐसे जो हमने प्रयोग किए, उसका रिजल्ट, ऋषभ जी, रिश्ते आयुर्वेद का विषय है। वो डॉक्टरों के लिए बड़ा सहज है और अभ्यास की आवश्यकता है कि मुझे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि मेरी इस रोग से मृत्यु है कि नहीं। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण। आज का पॉडकास्ट बेहद दिलचस्प होने वाला है। टेलिग्नोसिस पे आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आजकल हमारे पास जो भी समस्याएं होती हैं, हमें जो भी समस्याएं आती हैं, उसके लिए हम एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। 30 सेकेंड में बहुत सारे हमें प्रिडिक्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारी रेमेडीज मिल जाती हैं, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। वो कितना सफल होता है या नहीं होता है, ये बात अलग है। लेकिन पुराने समय में क्या ये सारी चीजें काम करती थी? पुराने ऋषि मुनि शक्ल देख के, आपकी नब्ज देख के बता देते थे आपको समस्या क्या होने वाली है। टेलिग्नोसिस में आज हम इन सारी चीजों को समझने वाले हैं, जिसको गढ़ा है हिमांशु राय सर ने, जो आज हमें बताएंगे कि कैसे हम चीज़ों को सरल बना सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, कुंडलियाँ कितने प्रकार की होती हैं, और बहुत सारी बातें करेंगे। मैं इंट्रो में बहुत कम बोल पा रहा हूँ, लेकिन हिमांशु सर की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है टेलिग्नोसिस और क्या है इसका कॉन्सेप्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? आनंद है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिना देरी के पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि टेलिग्नोसिस, इस पर आप काम कर रहे हैं, क्या है टेलिग्नोसिस, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? टेलिग्नोसिस एक शब्द था पहले भी, लेकिन मैंने उसमें एक नया अर्थ दिया है कि डायग्नोसिस फ्रॉम ए डिस्टेंस। ओके। एंड इन द सेम वे, जो क्राइम वगैरह हो रहे हैं उनको दूर से जान लेना और उसके बारे में पहले से एक ऐसा आइडिया बनाना जिससे हमारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सरल हो जाए। अगर मेडिकल हो तो मेडिकल निदान जो है हमारा वो कम खर्चे में, कम समय में और सटीक हो। और इसी तरह से हमारे जो दैनंदिन कार्य हैं, जैसे शादी ब्याह हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, घर लेना, ये तमाम चीज़ें जो हमारे दैनंदिन काम है, उनमें भी हम अच्छा डिसीजन ले सकें। इसके लिए मैंने ये शब्द गढ़ा है, टेलिग्नोसिस। सो आपने एक बुक भी इस पे लिखी है, टेलिग्नोसिस, और ये मैं शायद दर्शकों को दिखा पा रहा हूँ। ये सर ने, हिमांशु सर ने इसको लिखा है। इसमें सर मैं जानना चाहता हूँ, और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे दर्शक जो कि समझ सकें एक लेमैन की भाषा में, इस बुक के अंदर आपने क्या लिखा है? इस बुक का आधार, जैसा मैंने कहा कि डायग्नोसिस फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये जो मूल विचार है वो आयुर्वेद का विचार है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये जो जिनको हम तीन वृद्ध बोलते हैं आयुर्वेद के, उन तीनों ने इस विधि पर काम किया और छोटे छोटे चैप्टर लिखे। आज ये कॉलेजेस में पढ़ाए भी जाते हैं, मेडिकल जो BA MS का जो कोर्स, उसमें पढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन उस पर काम करने वाले डॉक्टर बहुत कम हैं। तो ये विधि जो है वो बड़ी सरल और बड़ी कारगर और बड़ी
शास्त्रोक्त कहेंगे हम इसको। ओके। इसमें ये कहा गया है कि इसमें नफ्स जो देखना है वो रावण ने इजाद किया था। तो नफ्स देखने का जो, जैसे अभी आपने कह रहे थे कि हम नफ्स देखकर हम जान लेते हैं, वो एक बाद का डेवलपमेंट है, वो आयुर्वेद का डेवलपमेंट नहीं है। आयुर्वेद में 9 तरह की परीक्षाएं हैं, जो जब आपके पास पेशेंट आता है तो उसकी 9 तरह से परीक्षा करते हैं, स्पर्शन, दर्शन, ये सब है। उसमें एक प्रश्न भी है, तो प्रश्न करके भी उसका हम जवाब लेते हैं। और दूसरा दर्शन, जैसे वो आदमी आया हमारे पास, उसको देखकर ही वैद्य को अंदाजा हो जाता है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, इसको कहाँ बीमारी है, इसको कब से बीमारी है, इसको बीमारी क्यों है, क्योंकि ये सारा विज्ञान जो है वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है। राइट। तो उसमें, इस किताब में मैंने ज्योतिष का सहारा लेकर भी बहुत सारी विधियां जो बृहद संहिता में है, जो प्रश्न मार्ग नाम की एक बड़ी किताब है, प्रश्न ज्ञान नाम की किताब है, शगुन शास्त्र पर किताबें हैं, रामायण महाभारत का सहारा लेकर इस किताब को मैंने लिखा है, जिसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता दूं, एक दोहा मैंने रचा है। हाँ प्लीज। कि 6 कुंडल, 6 कुंडल, हाँ, यानी कि 6 प्रकार की कुंडलियां। ओके, जो हॉरोस्कोप हमारा बनता है। हाँ, हॉरोस्कोप, 6 प्रकार के हॉरोस्कोप, 6 कुंडल, अक्षर शगुन, 6 कुंडल, अक्षर शगुन, गण, संख्या, स्वर, दीप, छाया, रिष्ट, प्रभा, सपन, लाएं उपाय समीप। ये दोहा बन गया। ये इस दोहे में मैंने जो इंडिकेट किया है वो गणित से भी, उसमें गणित की भी विधियां हैं और गणितेतर भी हैं, यानी गणित के सिवा भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं कि जिससे हम ज्योतिष शास्त्र को आत्मसात कर सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। तो उन विधियों को लिखकर मैंने इसको पढ़ाया भी मैंने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। इस पर मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया, 40 घंटे का एक लेक्चर था। उसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी आए, कुछ डॉक्टर्स आए, कुछ लेमैन आए और कुछ ज्योतिषी आए, और उनका सबका अच्छा अनुभव रहा। मैं चाहता हूं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज भी इसको पढ़ाएं। क्या जाता है पढ़ने में, क्या। राइट सर, ज्ञान तो जहां से मिले, लेट अस मेक द लाइफ इजी। राइट ये है। सो वैदिक ज्योतिष की अगर बात करते हैं, सॉरी, वैदिक ज्योतिष एक बड़ा मिसनोमर है। ओके, इसलिए मैंने आपको रोका इसमें। मुझे क्षमा कीजिए। अरे नहीं सर। वैदिक ज्योतिष सुनकर मेरा दिमाग जो है ना झन्ना जाता है। आप तो ज्ञानी आदमी हैं, आप बहुत से लोगों को मिलते हैं, मुझे 4 वेद की संहिताएं मैं आपको दे देता हूँ। उसमें से मुझे आप एक ऐसा ज्योतिष मुझे दिखा दीजिए जो फल कथन की बात करता हो। वैदिक ज्योतिष जैसा कोई ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र का मतलब वैदिक ज्योतिष ही होता है, और वैदिक ज्योतिष का मतलब होता है एस्ट्रोफिजिक्स। ज्योतिष जो है वो वेद में जो ज्योतिष है वो प्रमाण है कि भाई इस गति से ये ग्रह घूम रहा है, तो इसके बीच में ये आएगा जब चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, इस मामले में जब ये होगा तो आप कृषि करें, इस नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करेगा, चंद्र प्रवेश करेगा, तो बरसात की संभावनाएं हैं, कृषि करें। क्योंकि उस समय में कृषि से जुड़ा हुआ था और यज्ञ विज्ञान से जुड़ा हुआ था। वेद का जो ज्योतिष है वो सोहन मोहन और इन लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो यज्ञशाला और कृषि कार्य से जुड़ा हुआ साइंस है। तो ये वैदिक ज्योतिष जो है ना, उसको आप एस्ट्रोफिजिक्स के अर्थ में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन सर आज की डेट में देखा जाए तो सारी चीजें फल, आप आजकल जो कह रहे हैं वो फल कथन को हम ज्योतिष कह रहे हैं। यहाँ पर जाके गड़बड़ हो जाता है। आप बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं सर कैमरे पे। यस, आई मेक अ स्टेटमेंट वेरी कॉन्शियसली। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आजकल जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने तो वैदिक ज्योतिष ही देखा है, बाकी अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी और ये बाकी चीजें तो अब मैंने कहा ना फल कथन के लिए ये सारी विधियां हैं। ओके, जैसे मैंने आपको कहा 6 कुंडल, तो उसमें से जो हमारी 2 विधियां हैं उसको हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स पर आधारित हैं। ओके, बाकी की चीजें जो है वो जो बृहद संहिता में बहुत रिस्पेक्ट के साथ वराह मिहिर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वराह मिहिर ने बृहद संहिता के 41 चैप्टर में कहा है, और उन्होंने जो बृहद जातक लिखी उसके 2nd चैप्टर में उन्होंने कहा है कि ये जो सूर्य चंद्र की मैत्री और ये इनका
क्रूर स्वभाव और इस राशि का जल राशि होना, इस राशि का अग्नि राशि होना, इन चीज़ों को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सुना है। अब सुना है तो किसी ने कुछ सोच के कहा होगा, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसके सिवा जो कुछ मैंने देखा वो विद्याएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बृहद संहिता ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी दुनिया की पुस्तक है, जिसमें करीबन 106 चैप्टर हैं और 4000 श्लोक हैं। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मोहन यहाँ जाएंगे, मोहन फला दिन पैदा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कुंडली बनाने की विधि है, जनरल फल कथन है और बहुत सारी विधियां हैं जो मैंने इसमें लिखी है। ओके, सो आप कह रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र फल के कथन में आप उसे देख सकते हैं, फल कथन में नहीं देख सकते, फल कथन में नहीं देख सकते। दयानंद सरस्वती भी कहते हैं। ओके, इतना बड़ा ऋषि जो 1000 साल के, उनसे पहले मेरे ख्याल से शंकराचार्य ने वेद का भाष्य किया था, उनके 1000 साल के बाद दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य लिखा। तो 1000 साल के बाद जो ऋषि पैदा हुआ वो कहता है कि यार ये इसमें समय बर्बाद मत करो, दिस इज वेरी फ्राइटनिंग। ओके, सो वैदिक ज्योतिष में न जाकर टेलिग्नोसिस में जाया जाए, ऐसा लोग क्यों करें, क्यों भरोसा करें टेलिग्नोसिस पर ही? सही कहा आपने, व्हाई आई शुड आर्ग्यू और व्हाई आई शुड इंसिस्ट, आई शुड नॉट। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये दो नहीं, वैसे कई लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया, कई डॉक्टर्स को मैंने कहा कि लेट अस स्टार्ट विथ सम स्टडी बेस्ड ऑन आयुर्वेद। लेकिन हमारे भारत में अंग्रेजी का इतना बड़ा प्रभाव है कि लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई। लेकिन 2 डॉक्टर दुनिया में ऐसे निकले जिन्होंने कहा ठीक है चलिए आप प्रयोग करते हैं। तो 2 अमेरिकन डॉक्टर्स ने मेरे साथ प्रयोग किया, जो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि वो लिंक डालें उसमें, जो डॉक्टर सौरभ चौकसी का लिंक है टेलिग्नोसिस के ऊपर। तो वो वहाँ से कहते थे भाई हम आपको कोई डिटेल नहीं दे सकते, हमारे पेशेंट की सीक्रेट रखना पड़ता है, हम केवल उसका जेंडर और हम उसकी एज ये बता सकते हैं। ओके, जबकि आयुर्वेद तो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद आप टेलिग्नोसिस करो, दूत शारीर चैप्टर है उसमें। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो भगवान का नाम लेके प्रयोग करते हैं। तो वहाँ से वो मुझे 8000 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा से वो मुझे व्हाट्सएप भेजते थे। मेरे पास इस वक्त 52 साल का एक मनुष्य बैठा हुआ है, पुरुष बैठा हुआ है, और मुझे वो डायग्नोसिस करना था कि उसको क्या बीमारी है। तो ऐसे जो हमने प्रयोग किए उसका रिजल्ट ऋषभ जी 61% विदाउट एनी मेडिकल इक्विपमेंट, केवल आयुर्वेद के सहारे और केवल 2 इनपुट के सहारे, उसका जेंडर और उसकी एज। अगर मुझे और डिटेल मिलती तो हो सकता है कि यह परसेंटेज 90% चला जाता, हो सकता है कि बहुत सारे ऑपरेशन बच जाते, हो सकता है कि पैथोलॉजी का बहुत सारा खर्चा बच जाता। राइट। सो आयुर्वेद का मैं गुणगान करता हूँ, उसी से प्रेरित होकर मैंने दूसरी विधियों को इसमें समा लिया है टेलिग्नोसिस में। ओके, सो मेडिकल साइंस में भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है जिस हिसाब से आप बता है बिल्कुल प्रूव हो चुका है। आप लोग करें ना करें बात अलग है। ओके, तो कोई भी किसी को कोई बीमारी है उससे इस विधि से उसको जाना जा सकता है, उसका डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। क्या ट्रीटमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, ट्रीटमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, सो डायग्नोस के लिहाज से देखा जाए तो टेलिग्नोसिस काम करेगा। हाँ, डायग्नोसिस में काम करेगा। डायग्नोसिस, राइट। सो मैं सर अब पॉइंट पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने बताया कि हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र और ये सारी चीज़ें, उससे अलग हटके हम पहले ये ट्रीटमेंट लें, मतलब इसको फॉलो करें, टेलिग्नोसिस को फॉलो करें, जिससे कि हमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिल जाएं। तो एक्चुअल में टेलिग्नोसिस क्या है, एक लेमैन की भाषा में? जैसा मैंने आपको अर्ज किया कि 6 कुंडल, उस पर थोड़ी थोड़ी बात करें। हाँ बिल्कुल। मैं खुल के चाहता हूँ कि आप उस पर खुल के बताएं, ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए कि एक्चुअल में ऐसी कौन सी ये पद्धति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। देखिए, ब्रह्मांड में राशियां, नक्षत्र, ये सब अवस्थित हैं, है? राइट। अब किसी को मालूम नहीं है कि कुंडली में 12 स्थान क्यों हैं, और पहला स्थान अपना है और तो 11वां स्थान लाभ स्थान कैसे हो गया, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। एक ट्रेडिशन बनी हुई है जिसको फॉलो करना है। कोई कहता है कि हस्ती नक्षत्र में ये होना चाहिए, कृतिका में ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, कैसे? देयर इज नो रिकॉर्ड। एक मान्यता बनी हुई है जिसको हम फॉलो करते चले जा रहे हैं।
लेकिन एक हकीकत जरूर है कि ब्रह्मांड में वो चीजें अवस्थित हैं पृथ्वी के आसपास। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर हमने एक खिलौने की ट्रेन रखी, गोल गोल घूम रही है, उसमें एक आदमी इस तरफ बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो वो पूरा चक्कर काट रहा है। तो पहले आपका जूता दिखेगा उसको, उसके बाद में मेरा जूता दिखेगा, मेष दिखेगा, उसके बाद में ये दिखेगा, फिर सिंह दिखेगा, फिर कन्या दिखेगी, फिर क्या दिखेगी, फिर क्या दिखेगी, फिर उसके लिए ये चल ब्रह्मांड है। अंदर वो ट्रेन में बैठ के देख रहा है तो उसको दुनिया अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, वो फिर घूम के मेष पे आपके जूते पे आकर रुक रहा है। ठीक है। लेकिन जब कोई आदमी ब्रह्मांड में जाता है तो सारी राशियां उसके लिए स्थिर हैं। तो चल चक्र और स्थिर चक्र, ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं। अब चल चक्र में क्या हुआ कि कोई आदमी कहीं पैदा हुआ तो उसने, जब ज्योतिषी ने देखा कि पूर्व पे कौन सी राशि उदित हो रही है, तो वो लग्न बन गया, एक कुंडल, कि भाई मेष राशि उदित हो रही है तो उसका मेष लग्न बनाया, और ब्रह्मांड में कौन से ग्रह कहाँ थे वो उसने 9 ग्रह का उसने स्थान बना दिया। जन्मपत्री बन गई। अब किसी के पास जन्मपत्री नहीं है, लेकिन प्रश्न आ गया तो ज्योतिषी के पास चला गया वो कि मेरा ये प्रश्न है, इसका क्या उत्तर होगा। तो ज्योतिषी ने फिर पूर्व की तरफ देखा तो प्रश्न लग्न बन गया। विधि सेम है, ये प्रश्न लग्न बन गया। एक जन्म लग्न, एक प्रश्न लग्न, नाम का फर्क है लेकिन विधि एक है। दोनों में गणित है, दोनों में ग्रहों की स्थिति है। अब आते हैं हम स्थिर चक्र के पास, इसको बोलते हैं आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है कि प्रश्नकर्ता के मन में जो विचार रूढ़ हुआ है, जो बैठा है, जो उस वक्त सवार हुआ है, उसका जवाब देना। यहां से फल कथन की विधियां शुरू होती हैं, गणितेतर विधियां। गणित के बिना जो हम लोग सामान्य रूप से क्या समझते हैं कि ज्योतिषी को बहुत अच्छा गणित शास्त्री होना चाहिए। अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन अगर कोई जैसे मेरे जैसा कोई आदमी जिसको गणित 2 और 2 4.5 होते हैं तो क्या करूं? तो उसके लिए, बेचारे के लिए वराहमिहिर ने और इन लोगों ने, बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों ने इन पर किताबें लिखी है, शगुन शास्त्र, फल कथन और स्वप्न शास्त्र। ये सब चीज़ें गणित के बिना की भविष्यवाणियों की विधियां हैं। उनको भी ट्राई करना चाहिए आदमी को। मैं उसी का आग्रही हूँ। अब आया आरूढ़। तो आरूढ़ में यह है कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, मैं ज्योतिषी हूँ, कोई आदमी आया मेरे पास, कहाँ से आया, किस दिशा से आया, यहाँ दिशाओं का महत्व आता है। तो उसमें यह माना गया है कि चाहे कुछ हो जाए, ज्योतिषी कहीं बैठा हो, आदमी कहीं बैठा हो, प्रश्न कोई हो, लेकिन पूर्व में हमेशा मेष, वृषभ, अग्निकोण में मिथुन रहेगी। इस तरह से अनुलोम चक्र पूरा माना जाएगा, उसको स्थिर चक्र बोलेंगे। अब मैं बैठा हूं जहां पर, वहां से प्रश्नकर्ता अगर वृश्चिक राशि से आया, वृश्चिक दिशा से आया, तो उसका वृश्चिक लग्न ही माना जाएगा। अगर वो पूर्व से आया तो उसका, पूर्व के हमने 2 भाग बना दिए। अगर इस तरफ से आया तो मेष माना जाएगा, यहां इस तरफ से आया तो वृषभ लग्न माना जाएगा, और तत्कालीन ग्रहों को उसमें रखा जाएगा और फल कथन किया जाएगा। जब आया तो बैठा। कई बार व्यग्र होता है आदमी, जैसे किसी का कोई आदमी अस्पताल में भर्ती है और वो बेचारा परेशान, किसी ने कह दिया ऋषभ अग्रवाल जी के पास चले जाइए, वो भागा भागा आया आपके पास, और आपको पहचानता नहीं, वो आपके कंपाउंड में आपके ताया जी सब लोग बैठे हुए हैं। अब वो चक्कर काट रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, और फिर आपके पास मिला तो आप देख रहे हैं उसको बैठा नहीं है कहीं वो, लेकिन व्यग्र है, वो बार बार कहीं देख रहा है। जहां देख रहा है उसको लग्न माना जाएगा। जिस दिशा में देख रहा है वो बार बार, क्योंकि वो बैठा नहीं है। अगर बैठा होता तो हम उस दिशा को लग्न मानते, लेकिन वो जहां उसका ध्यान आकर्षित हो रहा है उस दिशा को लग्न माना जाएगा। इस तरह से 2 और 2 4 लग्न हुए। अब तीसरा लग्न कैसे निकालेंगे, ये बड़ी विचित्र विधि। ये मैंने कई बार ट्राई की है, क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है। लेकिन स्थिर चक्र मुझे याद रहता है। राइट। मैं गांव में जाता था, मेरा पेशा ऐसा था कि मैं घूमना पड़ता था मुझे, और संयोग से लोग पूछने भी आ जाते थे कि कोई आया है तो चलो पूछ लेते हैं। तो मैं क्या करता था कि सामने समझिए कोई टेबल पड़ा हुआ है। अब ज्योतिषी को 2 चीज हमेशा मालूम होनी चाहिए। एक, दिशा कौन सी है, जैसे मैं अभी कहाँ किस दिशा में फेस करके बैठा हूं, और मेरा कौन सा स्वर चल रहा है।
ये इन दो चीजों को हमेशा नॉस्टेल, सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है या सुषुम्ना में है, ये ज्योतिषी को हमेशा मालूम है। रात में आधी रात को उठा दिया तो भी उसको मालूम होना चाहिए। तो मुझे ये मालूम होता था कि पूर्व दिशा कहाँ है, और मैं उसको बोलता था कि ठीक है तू कहीं हाथ रख दे इस टेबल पे, या कहीं खेत में बैठा है तो मैं उसको बोलता था तू अपने हाथ से एक ऐसी कुंडली बना। वो कुंडली अपने हाथ से बनाता था, वो भी इंडिकेटर होता है, और मैं उसको कहता था इस कुंडली में कहीं भी हाथ रख दे। ये विधि प्रश्न मार्ग में लिखी हुई है। दक्षिण भारत में ये कई लोग, कई ज्योतिषी इसको करते हैं कि प्रश्नकर्ता से कुंडली बनवाते हैं, और उसमें सामान्य जो संस्कृत श्लोक है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सुवर्ण का टुकड़ा, उसको लेके कहीं उसको कहते थे कि किसी एक जगह पर रख दो। अब वो जिस जगह पर रखेगा उसको चंद्र राशि माना जाता था। तो चंद्रमा, तत्कालीन चंद्रमा को वहां रखा जाएगा, और उस तरह से गिन के लग्न निकाला, से जो भी लग्न निकाला, जो भी चीज होंगे उस हिसाब से लग्न निकलेगा, उसके हिसाब से लग्न निकलेगा। तो ये लग्न की 5वीं विधि हो गई। और उसके बाद में 6ठी विधि जो है वो प्रश्नाक्षर है, कि आदमी किस शब्द से बोलता है। जैसे आप आए, आपने खुलते ही वाक्य कहा ऋषभ अग्रवाल, राइट। ऋषभ, र जो है वो षंडाक्षर है, लेकिन तीनों लघु मात्रा हैं, तो न गण बनता है। ये प्रश्न पहला क्या हुआ, र क्या है, स्वर है, व्यंजन नहीं है, राइट, स्वर है। सारे स्वर चंद्रमा के अधीन होते हैं। ये विधि है जो प्रश्नाक्षर की विधि है। सारे स्वर चंद्रमा के आधिपत्य में माने जाते हैं, राइट। तो मैं वो चंद्र जहां पर, या तो मेरी मर्जी है मैं उसको लग्न में रखूं तो कर्क राशि लिख दूंगा, कर्क लग्न लिख दूंगा, या फिर मुझे अगर मालूम है कि चंद्रमा किस राशि में है तो उस राशि में मैं वहां करके गिन के वो लग्न निकाल लूंगा। क्योंकि आपने प्रश्न शुरू किया है ऋषभ अग्रवाल, ऋषभ अग्रवाल आपके पास आया है, बस कहीं जाना नहीं है। अब आप आगे क्या बोले वो बात अलग है, लेकिन ऋ से शुरुआत कहां से की, वो लग्न बन गया, वो माना जाता है। 6 कुंडल। तो इस हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें। देखिए, मैंने कहा ज्योतिषी जो है, ही हैज टू बी ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड अवेयर। वो एक अवधानी पुरुष होना चाहिए, जिसको अपने इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उससे वो सावधान हो, उसकी नजर से कुछ बाहर नहीं होना चाहिए। ये योगियों का विषय है। ज्योतिषियों का मतलब वो केवल गणना करके बताना, वैसे आदमी की परिकल्पना ज्योतिष की नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बड़े विराट व्यक्तित्व थे, उनकी नजर से, उनके ध्यान से कुछ बाहर होता ही नहीं था। तो सारा ब्रह्मांड उस वक्त क्या बोल रहा है, वहां पर उनका ध्यान हो। तो ये 6 कुंडल की बात हुई, 6 कुंडल अक्षर। हाँ बिल्कुल। लेकिन 6 कुंडल में जैसे आपने बताया कि जब आप जाते हैं तो जो जैसे बोला, जिस दिशा से आए, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पे ठीक रहेगा? एस्ट्रोलॉजी की समझ जो आज है वो बहुत सीमित है। ये सारे एस्ट्रोलॉजी के ही भाग हैं ये। नहीं, मेरा प्रश्न थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा जिज्ञासु आदमी हूं, आप पूछिए। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमको डेली रूटीन्स में भी इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हम कभी कहीं जा रहे हैं तो किस हिसाब से बोल रहे हैं, किस दिशा से जा रहे हैं, इन चीज़ों का प्रभाव भी हमारी लाइफ में पड़ता है? आप आजकल कहीं जो योग के क्लास चलते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, उसमें वो क्या सिखाते हैं, दैट वन शुड बी कॉन्स्टेंटली अवेयर। Then why we should not be constantly aware of things? Right. What is wrong in being constantly aware? Nothing happens without reason. कोई माने या ना मानना मत मानो, लेकिन आपने ये काले कपड़े पहने हैं तो उसका कोई कारण है। अगर आप सोचेंगे तो कारण है, अगर आप इसको कुछ प्रतीक मानेंगे तो इसका अर्थ निकलता है। प्रतीक नहीं मानेंगे कोई बात नहीं। राइट। तो हिमांशु जी, जैसे आपने 6 कुंडलियों के विषय में बताया और किस तरह से बनती हैं, कैसे काम करते हैं, इस चीज़ से बताई। लेकिन अगर 2 ही में आगे बढ़ते हैं तो एक और अक्षर नेक्स्ट अक्षर आता है। अक्षर का कॉन्सेप्ट जो मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे नाम में जो अक्षर लिखे हैं, क्या वही मतलब है या इसके कुछ और मायने होते हैं?
अक्षर से मैंने अभी जो प्रश्नाक्षर की बात की मैंने कुंडली निकालने के लिए, उसी का एक्सटेंशन ये अक्षर बनता है। ओके। कि व्यंजन, जैसे मैंने आपका ऋषभ बताया था, वो स्वर से शुरू हुआ, लेकिन श और भ ये तो व्यंजन बनते हैं। राइट। एक गले से निकल रहा है, एक होठ से निकल रहा है। तो उसमें ऐसा है कि क च ट त प य, ये हमारे ककहरे में इस तरह से क ख ग घ च छ ज इस तरह से आता है। तो पहला जो क है, कंठ्य जो होता है, तो वहां पर उससे नीचे आते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसके बाद में राहु को छोड़ देते हैं, उसके बाद में सूर्य, श, स और ह, ये सूर्य का आधिपत्य है। अब क में क्या होता है, क वर्ग में जब क ख और ग घ, तो क जो है वो मंगल के आधिपत्य में है। तो मंगल, जब अगर आपका सवाल क और ख से शुरू हो रहा है, तो मेष राशि आएगी, और ग और घ से आ रहा है तो मंगल की दूसरी राशि से लग्न बैठेगा। इस तरह से लग्न निकाले जाते हैं अक्षर, जब अक्षर से लिखेंगे। अक्षर का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जैसे ग ज ब द ड है, ग के साथ में अगर ह मिलाएंगे, प्राणाक्षर बनाएंगे, उसका महाप्राण बनाएंगे, तो ग घ है। ग ज के बाद ज के साथ होगा तो झ आएगा, ब के साथ भ आएगा, द के साथ ध आएगा, और ड के साथ ढ आएगा। अगर कोई प्रश्न कृषि से लगा हुआ इन 10 ध्वनियों से शुरू होता है, तो इसका मतलब यह है कि उस किसान के खेत में ढेर सारा पानी आएगा। ओके। अब इसका एक अर्थ बाढ़ भी हो सकता है। राइट। इसका एक अर्थ अतिवृष्टि भी हो सकता है। तो पानी से, कृषि से जुड़ा हुआ जो बहुत बड़ा सेक्टर था हमारे पुराने जमाने में, आज भी है। इंडिया इज बेसिकली एन एग्रेरियन इकोनॉमी। राइट। अब इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे, प्रश्न का अक्षर ये ग ज ब द ड और उसके महाप्राण से है, तो बरसात अच्छी होगी। तो अक्षर से यह भी पता चलता है हमको। अच्छा, अक्षर का दूसरा जो प्रकार जिसको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, आई रिस्पेक्ट वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऑल्सो। तो उन्होंने जो ग्राफोलॉजी एक निकाली है, तो ग्राफोलॉजी में क्या करते हैं, वो 2 तरह से देखते हैं। एक तो अक्षर का साइज और उनका अंतर, दूसरा वो किस तरह से लिखते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर की आकृतियाँ कैसी है, नीचे की आकृतियाँ कैसी हैं। उनके पास टोटल कितने अक्षर हैं? 26। राइट। इंग्लिश में 26 लेटर्स आर देयर। हमारे पास कितने हैं? हमारे पास अगर हम स्वर गिनेंगे तो 12 खड़ी बोलते हैं। 12 खड़ी। 12 खड़ी के बाद हमारे पास और 4 थे, र र, ये संस्कृत में थे। उसका उपयोग हिंदी में नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है स्वर। उसके बाद में और 4 स्वर आए जो यूरोपियन और मुगलों से आए। वो था छोटी ए और ए, छोटा ओ और ओ, डॉक्टर वाला डॉ, ये 4 जुड़ गए। तो 12 + 4 + 4 हमारे पास 20 ध्वनियाँ इसकी हैं, स्वर की है। राइट। 20 तो हमारे स्वर हैं हमारे पास। वो जो ककहरा हमारा जो क से ह तक, वो 33 होते हैं। उसमें भारत सरकार ने पिछले साल अड़ जोड़ दिया ऑफिशियली। जो तमिल भी उतनी ही पुरानी भाषा है, वहाँ पर भी ये सारे साइंस तमिल में लिखे हुए हैं। जो संस्कृत में है उसके लगभग मिरर इमेज हमारे पास तमिल में भी है। करेक्ट। तो 34 वो हो गए, 20 और 34 54 प्लस क ख ग घ, क ख ग ज प फ ढ, ये मिला के इसके नीचे जब बिंदी लगाते हैं हम, जो वहां के जो ध्वनि आए, तो वो 7 हैं। अब मिलाइए कितना हो गया? 7 और 61 हो गया। 61 अक्षर हमारे पास हैं। ग्राफोलॉजी बेस्ड ऑन 26 लेटर्स and Indian graphology based on 61 letters. We have 3 times more scope. So graphology in Devanagari has to be developed. Maybe on similar lines, maybe on some better lines. We have a lot of scope. और मैं क्या करता हूँ कि जब समय मिलता है, मेरे पास लोग कम आते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा बात होती है, तो अगर कोई आता है मेरे पास, तो मैं उसको कहता हूँ कि अपना सवाल लिख के रखो और लिख के पढ़ो। अब जब वो लिखता है,
तो उसमें अक्षर पहला क्या है समझ में आ जाता है। राइट। सुनने में हो सकता है हमारी गलती हो जाए, लेकिन लिखने में गलती कम होती है। अब जितने बार काटपीट है उतना ब्रेक आएगा उसका। अब समझिए किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि मैं फला फला जगह से निकला तो था, लेकिन टैक्सी नहीं मिली और रास्ते में सिग्नल आ गया और मैं आपके पास थोड़ा लेट पहुंचा। कितने ब्रेक आए गिन लो आप। ओके, ब्रेक्स भी काउंट होते हैं। ब्रेक्स काउंट होते हैं। ओके, दैट शोज दैट विथ दैट मेनी ब्रेक्स द रिजल्ट विल बी एविडेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग, बट देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ ब्रेक्स। अक्षर तो काटपीट बोलने में, ये इसलिए मैंने कहा ना कि ज्योतिषी को बड़ा सावधान होना चाहिए। देखने में, सुनने में, सूंघने में, उसकी जो पंचेंद्रियां हैं दैट शुड बी ऑलवेज एक्टिव व्हेन ही इज डीलिंग विद द क्वेश्चंस। वन मोर थिंग, दैट अनलेस देयर इज अ क्वेश्चन देयर इज नो आंसर। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि भाई लगता है कि भाई फला फला जगह बाढ़ आ जाएगी। अरे तुमको किसी ने पूछा क्या भाई? तुम क्या ब्रह्मा हो क्या कि बैठे बैठे बाढ़ ला दोगे या कुछ कर दोगे? क्या हो क्या तुम? इफ देयर इज अ क्वेश्चन देयर कैन बी एन आंसर, बट इफ देयर इज नो क्वेश्चन देयर इज नो रूम फॉर आंसर। तो अक्षर जो है वो उस पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई प्रश्न पूछे तभी जवाब दिया जाता है, बिना यू शुड नॉट वॉलंटियर क्वेश्चन आंसर्स। अक्षर, शगुन, शगुन बहुत बड़ा विषय है। शगुन हमारे दोहे का अगला चरण। छह कुंडल, अक्षर, शगुन। शगुन रामायण महाभारत से भरपूर है। रामायण में जब भगवान राम की शादी की बात करते हैं तो कहीं कुंडली नहीं मिलाई किसी ने। नहीं तो वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र भी थे, अत्रि भी वहीं थे, लेकिन पत्रिक कुछ मिला ही नहीं। दशरथ राजा जी ने कहा कि कोई अच्छा मुहूर्त निकाल दीजिए, तो मामला गोल कर गए। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि अरे क्या निकालना है इसमें, जब राम जो करेंगे वही शगुन है। राइट। तो उन्होंने भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ दी, क्योंकि वो पढ़ते थे कि क्या प्रकृति क्या बोल रही है। देखिए, मैं और आप खामोश हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा बोल रही है। राइट। कोई चिड़िया चहक रही है, कोई पवन बह रही है, कोई नल चल रहा है, कोई ये कंप्यूटर की सरसराहट है, प्रकृति चल रही है। अ ज्योतिषी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। प्रकृति बोल रही है, हर सवाल का जवाब आपके आसपास ही है। दैट्स व्हाट बृहत संहिता सेज। हिमांशु रावल थोड़ी कह रहा है ये। बृहत संहिता जैसे अच्छे ग्रंथ कह रहे हैं जो बड़े व्यावहारिक ग्रंथ हैं। तो अक्षर, शगुन, शगुन यानी कि हर चीज एक शगुन है अगर प्रश्न का संदर्भ है तो। इसलिए मैंने भूमिका बनाई, प्रश्न है तो जवाब है, अन्यथा कोई जवाब है ही नहीं। वॉलंटियर शुड नॉट वॉलंटियर कि ऐसा ऐसा होने वाला है, देयर इज नो रूम फॉर सच थिंग्स। शगुन। गण, गण जैसा मैंने ऋषभ गण बताया, हमारे संस्कृत व्याकरण में 8 गण है। य मा ता राज भान सल गा, लगा से हम मात्राएं नापते हैं। यमा ता राज भान स, ये 8 गण हैं हमारे। ये गण जो है वो ये दिखाते हैं कि बोलने वाले का जो प्रश्न है उसके ऊपर किस पंच तत्व का प्रभाव है। ऋषभ जो गण है, जो तीनों जब लघु मात्राएं आती है तो वो प्रश्न चाहे कैसा भी हो वो फलने वाला है, ये कहते हैं। वो 5 तत्व से ऊपर का तत्व है। जैसे हमारे ककहरे में य र ल व श, ये किसी भी ग्रह को नहीं दिए गए, क्योंकि य र ल व और ह, ये 5 तत्व जो हैं हमारे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसके अप्रॉक्सीमेट नेम्स हैं ये। अगर आकाश का नाम देना है तो योग की भाषा में, मंत्र शास्त्र की भाषा में य वायु का है, ह आकाश का है। ह जो है वो आकाश तत्व है, क्योंकि देखिए आप सब में मिला हुआ है वो।
अगर आप कोई प का फ बनाने जाएंगे तो प में आपको ह मिलाना ही पड़ेगा, तब जाके वो चीज रूप बदलती है। राइट। तो इसलिए आकाश तत्व को ह दिया गया है। य यानी वायु, र यानी अग्नि। अग्नि तत्व बहुत बड़ा रहस्य का विषय है। अग्नि क्या है ये जानने के लिए लोग तड़प रहे हैं, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उनको अग्नि कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ विलीन हो जाता है, ये मालूम नहीं पड़ता। आपने एक लोहे की छड़ को गर्म कर दिया, वो ठंडी हो गई, तो वो गर्मी गई कहाँ, रूपांतरण हुआ, गई कहाँ, आई कहाँ से? राइट राइट। तो अग्नि तत्व जो वो बड़ा रहस्यमय है, उसका वो अक्षर के साथ मैं जोड़ता हूँ, गण के साथ भी जोड़ता हूँ। गण से आपने कौन सा तत्व काम कर रहा है उसके ऊपर। ऋषभ अग्रवाल आपसे पूछ रहे हैं, तो मैंने न गण निकाल दिया और र से मैंने चंद्र की राशि कर्क लग्न लगा दिया। कर्क लग्न हुआ और उसके पीछे नगण का बल है। इसलिए इस आदमी का जो इस वक्त प्रश्न है वो अच्छा फलेगा। इस तरह से भी प्रेडिक्शन किए जाते हैं। गण, संख्या। अब संख्या यानी न्यूमरोलॉजी। लेकिन मेरा सवाल संख्या पे जाने से पहले एक है। जी। तो आजकल हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं सोशल मीडिया पे, क्लिप्स जो है आती हैं हमारे सामने, और 2029 में, 2030 में, 2047 में, या इस पर भी डिबेट होती है कि राहुल गांधी की शादी होगी नहीं होगी, सलमान खान की शादी कब होगी। तो क्या ये जो प्रेडिक्शंस हैं सारी, ये भी इन्हीं पर बेस्ड होती हैं? इसको हम अप्रश्न बोलते हैं। ओके। प्रश्न वो होता है जिसमें पूछने वाले का स्टेक होता है, उसी का जवाब होता है। ओके। अब राहुल जी की शादी से मेरा क्या मतलब? मैं एक छोटा आदमी हूं, वो मुझे अपनी शादी में बुलाने वाले भी नहीं है। तो एक थियरिटिकल क्वेश्चन हो जाता है, विच इज नो क्वेश्चन। सो उसको मैं अप्रश्न बोलता हूं। तो प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है, अप्रश्न का जवाब नहीं होता। राइट राइट। वो कोई बाढ़ आने वाली है, अबे किसने कहा? किसी ने पूछा तुमसे? पुराने जमाने में एक सिस्टम था राज ज्योतिषी अपॉइंट करने का। राज ज्योतिषी और राज के जो मंत्री होते थे, दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होते थे राजा के। तो राज मंत्री जो होते थे वो फाइनेंस और ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। जो राज पुरोहित होते थे उनका काम था, आयुर्वेद के अच्छे जानकार होते थे वो, लक्षण शास्त्र के जानकार होते थे, एस्ट्रोफिजिक्स के जानकार होते थे, और भी कई विद्याओं के जानकार होते थे। तो वो ये बताते थे कि कौन सा काम किस मुहूर्त में करने से फायदा होगा। ओके। तो उन लोगों का ये विषय है कब कौन सा काम करना। आपका प्रश्न मूल चीज किस चीज के ऊपर था? मैं जैसे सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शंस हम देखते हैं, तो वो तो वो कभी उनको अपॉइंट किया जाता था कुछ जवाब देने के लिए, इसलिए वो जवाब देते थे कि इस साल कृषि ऐसी होगी, इस साल बारिश ऐसी होगी, पवन की दिशाओं से जानना। जैसे बृहद संहिता वगैरह में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन पिछले 1000 साल में घाघ हुए हैं ईस्टर्न इंडिया में। घाघ का नाम है, ईस्टर्न इंडिया और उत्तर भारत में यहाँ घाघ के वाक्य चलते हैं। और जो वेस्टर्न घाट है हमारा, वेस्टर्न बैंक, वेस्टर्न कोस्ट, उसके ऊपर भडली नाम की एक राजस्थानी लड़की थी। उसने जो प्रेडिक्शन किए हैं कि अगर हवा ऐसी हो, अगर पलाश के फूल इस दिन आए, अगर ये भेड़ ऐसा चले, वो वहाँ से निकले, कौवा यहाँ से ये आए, तो ऐसा होगा। वो भडली वाक्य माने जाते हैं। और घाघ और भडली दोनों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है जब किसानों की बात होती है। तो मेट्रोलॉजी जो है आज की, उससे पहले के ये लोग हैं, बट किंग यूज्ड टू अपॉइंट देम। इसका मतलब ये होता था कि किंग ने उसको प्रश्न पूछा कि महाराज हमको बताइए। अब यहाँ तो अपन खाली बैठे हुए अपना नाम करना है, तो कह दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री फला फला बनेंगे, लेना ना देना, पब्लिसिटी स्टंट। भूकंप कोई आज के तो नहीं आ रहा है, वर्षों से आ रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बना। नहीं तो बन जाना चाहिए था ना, इतने भूकंप आए भाई, इतने साल से आपके पास डाटा है। क्योंकि भूकंप एक ऐसी घटना है कि जो प्रादेशिक है ही नहीं। अब भारत और पाकिस्तान में भूकंप आएगा, आप कैसे बता सकते हो? अच्छा, भारत और पाकिस्तान की 2 कुंडलियां बनाई है लोगों ने। अब जो एक सिग्नेचर से 2 बने, उसकी 2 कुंडली कैसे बन सकती है? राइट। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे शास्त्रों को बदनाम करे।
तो अपने आप प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है। ओके, तो ये दर्शकों के लिए भी है कि किसी भी चीज़ों को जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, उस पे भी सोच समझ के ही हमें भरोसा करना वी शुड डिसाइड, हमारे अपना दिमाग लगा के ये जानना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब प्रश्न ही नहीं है तो फिर जवाब कहाँ से? राइट, राइट। सो हम अगले शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं और संख्या की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी। आज की डेट में न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है सर। हर चीज़ नंबर से जोड़कर देखी जाती है। आपके पास गाड़ी कौन-सी होनी चाहिए, कौन-सा आपका बर्थ मंथ के हिसाब से कौन-सी मैरिज होनी चाहिए, जो कुंडली है उनका नंबर क्या, जो पर्सन है सेकंड जिससे शादी हो रही है, उनका मूलांक क्या आ रहा है, भाग्यांक क्या आ रहा है, ईयर नंबर क्या आ रहा है और सक्सेस नंबर क्या आ रहा है, उन सबको मैच करके आपका इससे नहीं बन सकता। मतलब बहुत सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी में आज की डेट में ट्रेंड कर रही हैं और मेरी जैसी जो जनरेशन है, जो टीनेज में है और टीनेज से थोड़ा आगे बढ़ रही है, वो न्यूमरोलॉजी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है। इनफैक्ट कि हम किस दिन कौन-सा काम करें, ये भी न्यूमरोलॉजी बता रही है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है या जो आपका दोहा है टेलिग्नोसिस के हिसाब से सांख्यिकी है, वो बेटर है? बेटर ऐसा तो कुछ दुनिया में होता नहीं है। ओके। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय संदर्भ में हुँ, संख्या यानी न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र, वो फल कथन का भाग है। हुँ, फल कथन कब होता है? जब प्रश्न होता है तो होता है। राइट। हमारे भारतीय अंकशास्त्र में 1 से 8 की संख्या है। केतु को नहीं माना है, केवल राहु तक ही गए हैं, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। लोगों को मालूम था कि उसके ऑपोजिट में जो होगा वो 9 होगा। तो भारतीय अंकशास्त्र केवल 8 प्रमुख ग्रहों को मान्यता देता है, और वो भी फल कथन के लिए। उसमें कोई जन्म की तिथि से कोई जुड़ाव नहीं है। क्या मतलब है कि मैं कितने साल, युधिष्ठिर के कितने साल पैदा हुआ मैं, क्या मतलब है? कृष्ण भगवान के आज 7000 साल हो रहे हैं, मैं उसके बाद पैदा हुआ, क्या मतलब है? मैं यही पूछता हूँ, जीसस के इतने दिन के बाद मैं पैदा हुआ, क्या मतलब है? इन व्हाट वे इट मेक्स डिफरेंस? दूसरा, जो आज की जो जेनेसिस ऑफ रिलीजन जो किताब है, अबाउट 30,000 वर्ड्स आर देयर, उसमें वो कहते हैं कि भाई 4004 साल पहले ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई। चौथे दिन सूर्य बनाया, छठे दिन धरती वगैरह सब बनाई, और 7वें दिन आदम को बनाया, मनुष्य बनाया। ठीक है। तो जब सूर्य था ही नहीं तो दिन की गणना कैसे की? व्हाट वाज द यूनिट ऑफ टाइम? 4004 साल पहले। किस आधार पर आपने गिने? अच्छा गिने। तो मोसेस जो अब्राहम थे, महात्मा अब्राहम, उनके जन्म से अपनी तारीख क्यों नहीं गिन रहे भाई? मोसेस से क्यों नहीं गिन रहे हैं? नूह से क्यों नहीं गिन रहे हैं? अपनी तारीख को जीसस साहब के, प्रोफेट जीसस से इतने डिस्टेंस पर नापने से क्या मिलता है? ओके ठीक है, वो भी हमने स्वीकार कर लिया। आगे चले। अब आज का दिन है 6 नवंबर 2025। अब यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ इंडिया में, और ग्रीनविच में उस तरफ पैदा हुआ, तो वहां क्या तारीख गिनोगे आप? वहां तो 5 नवंबर चल रही है। राइट। क्या फर्क पड़ गया भाई? अरे कुछ तो सोचा होता। वो बच्चा इस वक्त धरती पर पांव रख रहा है, उसका भाग्य 1 होना चाहिए कि 2 होने चाहिए? तो न्यूमरोलॉजी क्या ढकोसला है? एक ही समय पर एक आदमी ग्रीनविच लाइन के 1 इंच इधर पैदा हो रहा है पूर्व में, तो उसकी 6 नवंबर है, और 1 इंच उधर है तो 5 नवंबर है। आपके भाग्यांक, मूलांक, दिशांक सब बदल गया। क्यों बदला भाई? 200 जीसस के 200 साल बाद टेट्रा बाइबलॉस ऐसा कुछ नाम था, टोलेमी नाम था महात्मा का, उसने एस्ट्रोफिजिक्स पर किताब लिखी। उसके बाद में चर्च का रूल आ गया,
तो खुद हिस्टोरियन मानते हैं कि 300 जीसस के 300 साल बाद से लेके 1500 साल तक पूरा अंधकार छाया रहा। कितने साइंटिस्ट मारे गए, जिसने कुछ लॉजिकल बात की उसको अधार्मिक मानकर मार दिया गया। स्टीम युग जब आया तो इंग्लैंड की उन्नति होने लगी, अब चारों तरफ से पैसा उनके तरफ बहने लगा। तो उसमें ये कंसेप्ट आया कि यार यहाँ पर तो सौदा हो गया है, पैसा पता नहीं कब आएगा। तो टाइम जोन की बात आई। तो उस समय जो तत्कालीन जो राजा थे इंग्लैंड के, उन्होंने रॉयल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की 1500 समवेयर कोपरनिकस। हाँ, उससे पहले एक बात भूल जाते हैं हम कि जीसस जब पैदा हुए तो 46 जूलियन ईयर चल रहा था, और उस जूलियन ईयर के बाद में 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर लगा दिया। इसका मतलब उनको गणित का ठीक से पता नहीं था, उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। हमारे यहाँ तो हजारों साल से गणना ठीक चली आ रही है, उसमें अधिक मास हम जोड़ देते हैं और सब कुछ बराबर चल रहा है। उन्होंने तमाम करेक्शन किए हैं अभी तक। अच्छा, उसके बाद में ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी बनी, मेरे ख्याल से 1675 में ऐसा कुछ टाइम जोन का कंसेप्ट आया। वो चलता रहा कि भाई देखो, अगर इस टाइम जोन से इस टाइम जोन में इतने देर पैसा नहीं आया तो इंटरेस्ट लेंगे हम आपसे। ब्याज के कंसेप्ट के ऊपर से डेट का कंसेप्ट आया है। और वो जीसस के जन्म से दूर 2 तिथियां कब बनी? 13 अक्टूबर 1884। 13 अक्टूबर को अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ कुछ 12 कंट्री बड़े बड़े जमा हुए। उन्होंने कह दिया कि भाई ग्रीनविच के इस तरफ जो तारीख है -1 इस तरफ मानी जाएगी, पैसा आ जाना चाहिए। ये तिथि का रहस्य, न्यूमरोलॉजी का रहस्य है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट छुपाते हैं या नहीं कहते हैं या नहीं जानते हैं। 2 तारीख कैसे हो सकती है एक आदमी की? अब उसके बाद में अपन आगे चले तो गैलीलियो आए 1544 या 1564 के आसपास। वो और कोपरनिकस आसपास में पैदा हुए थे। अब उन्होंने टाइम निकाला। कैसे निकाला टाइम? उन्होंने कहा टाइम को नापेंगे कैसे, तो अपने दिल पे हाथ रखा उन्होंने, और 60 बार दिल के धड़कने को उन्होंने 1 मिनट का यूनिट दिया। उस मिनट के आधार पर आज आप कहते हो कि वो जो गैलीलियो के जो दिल की 2 धड़कन है, उसके बीच में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर। वहां का एस्ट्रोफिजिक्स गैलीलियो के दिल की धड़कन के ऊपर आधारित है। वहां से उन्होंने फिर अच्छा तरक्की की। उन्होंने आइंस्टाइन से पहले मैक्सवेल, इन लोगों ने टाइम की गति को खोजा, और उसके ऊपर से प्रकाश वर्ष की गिनती आई। ये एक नया डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ मानव वर्ष की गिनती थी, और उसके आधार पर हम युग और ये सब परार्घ युग और इस सब की गणना करते हैं। तो ये जो संख्या वाला जो मामला है, हमने केवल बड़ा प्रैक्टिकल व्यू लिया है कि 3 संख्या हम मांगेंगे। वहाँ मैं पश्चिम की बात तो मैंने बता दिया आपको कि उनकी बातों पर विश्वास करना मेरे लिए असंभव है। कोई मानता है माने, लेकिन भारतीय स्टाइल में मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुझे कोई 3 आंकड़े बता दीजिए अपनी चॉइस के, जो 1 से 8 के बीच में हो। अब आप मुझे 3 आंकड़े देंगे जो गुरु मंगल, रवि मंगल, गुरु बुध शुक्र, शनि चंद्रमा राहु, इस तरह से ये 8 नंबर है। और इनको मैं देखूंगा कि आपने पहला आंकड़ा जो दिया वो किसका आधिपत्य है, दूसरे पे किसका, तीसरे पे किसका, इनके अंदर कितना तालमेल है। दूसरा एस्पेक्ट कि पहला जो आंकड़ा मुझे दिया आपने वो आपका भूतकाल दिखाता है, जो बीच का जो आंकड़ा है वो आपकी वर्तमान समस्या से जुड़ा हुआ है, और तीसरा आपके प्रश्न का उत्तर है। सुबह, दोपहर, शाम, अर्ली इवनिंग, मिडनाइट एंड लेट नाइट। इस तरह से 3-3 भागों में बांट के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। वो भारतीय अंकशास्त्र है। ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है। तो टेलिग्नोसिस में भी जो हाँ, ये इस किताब में है। तो वो ये इस कॉन्सेप्ट से चल रहा है, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा हैंडी है।
और लॉजिकल है। मैं ये तो ये कहता हूँ आज की न्यूमरोलॉजी इलॉजिकल है, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन 13 अक्टूबर 1884 डिसीजन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अगर वो कुछ और डिसाइड करते तो आज आपकी एक ही डेट होती। डेट दो क्यों है भाई? और एक ही समय पर बदले हुए जन्मे हुए आदमी के दो भविष्य कैसे हो सकते हैं? सर ये तो आपने जो संख्या के विषय में और न्यूमरोलॉजी के विषय में बताया, ये बड़ा मतलब दिलचस्प है और मेरे लिए, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो देखेंगे तो उनके लिए भी बड़ा दिलचस्प इतिहास है। ये इतिहास में इतिहास है, मैं बता नहीं रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बड़ा कमाल की चीज़ें आपने बताई हैं। अब हम अगर दोहे के अगले चरण की बात करें तो स्वर आता है आपके दोहे में। स्वर का डायग्नोसिस में क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाइए जरा। स्वर दरअसल योग का विषय है और स्वर में हम 3 स्वर होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी होती है और स्वर उसके आसपास जो 2 स्वर हैं वो है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। सूर्य स्वर यानी कि पिंगला और चंद्र स्वर यानी कि इड़ा। और ये दोनों टेम्परेचर के ही नाम है, एक ज़्यादा है एक कम है। बिना टेम्परेचर के जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। अग्नि चाहिए हर हाल में रूपांतर करने के लिए। जीवित आदमी को भी उसमें जो प्राण है वो अग्नि है, जठराग्नि है। फोटोसिंथेसिस वही अग्नि है जो पेड़ पौधे में है। तो बिना अग्नि के जीवन तत्व टिकता नहीं है। और अग्नि में वेरिएशन हो ये भी बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए सूर्य और चंद्र इन दोनों शरीर को कभी थोड़ा ठंडा करना, थोड़ा गर्म करना, इस तरह से एक बैलेंस बनाए रखना, इसी का नाम स्वर शास्त्र है। जब ये आपका टेम्परेचर आप मेंटेन करते हो, बॉडी ऑटोमेटिकली मेंटेन करती है। जैसे हार्ट अपने आप धड़कता है वैसे ही ये चंद्र और सूर्य अपने आप बैलेंस कर लेते हैं और मनुष्य को यथासंभव हेल्थ मिलती है, यथासंभव। बाकी बीमारियां और ये सब तो कर्मानुसार आती ही रहती हैं। तो ये स्वर जो है वो उसका एक तो एप्लीकेशन है हेल्थ में, जो कि आयुर्वेद में नहीं लिखा है, लेकिन योगी जन इस तरह से अपने स्वास्थ्य को बैलेंस करते हैं। इसके हिसाब से हर 1 घंटे में स्वर बदलना चाहिए योग शास्त्र के हिसाब से। इसलिए उसको संध्या समय बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि 24 संध्या होती है। और स्वर शास्त्र के अनुसार उसकी जो एप्लीकेशन, व्यावहारिक एप्लीकेशन है, उसमें इसके फल कथन का उपयोग है। तो उसमें यह है कि उग्रवार जो हैं, जैसे रविवार है, मंगलवार है, शनिवार है, इन दिनों में जब आप सूर्योदय होगा तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए और बाकी के दिनों में आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपना अगर आयोजन करते हैं तो आपका दिन अच्छा जाएगा। आपकी फेलियर्स कम होंगे, फेलियर्स होंगे लेकिन कम होंगे, सफलताएं अधिक होंगी। उसका यह क्रम है कि 24 होरा के बाद जब 25वीं होरा आती है तो वो नेक्स्ट डे होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। रवि शुक्र बुध विदु मंद, रवि शुक्र बुध विदु मंद, गुरु फिर भौम, इस क्रम में होरा चलती है। तो मैं जैसे आपसे जानना चाहूंगा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि एक बार होरा का कॉन्सेप्ट और जरा होरा शब्द, अवर जो शब्द है वो होरा से निकला हुआ शब्द है। एक स्वर शास्त्र में टाइम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ टाइम कैसे माना है। जैसे गैलीलियो के अंदर उसने अपने दिल पे हाथ रख के 60 धड़कने को 1 मिनट माना। हमारे यहाँ हमारे यहाँ 3 एप्लीकेशंस हैं। एक स्वर शास्त्र के हिसाब से, एक विष्णु पुराण है और एक अथर्ववेदीय ज्योतिषम। ये 3 हमारे पास सोर्स ऐसे हैं कि जिसमें हम टाइम का यूनिट मिलता है हमको। तो टाइम की यूनिट हमारे यहाँ अलग अलग है। लव है, लव का मतलब होता है कि एक बार पलक झपकना। निमेश का मतलब होता है कहीं कहीं कि 3 बार पलक झपकने को निमेश बोलते हैं। एक शास्त्र ऐसा है जो निमेश को लव बोलता है, लेकिन स्वर शास्त्र ये बोलता है कि आप 6 श्वास लेंगे, नॉर्मल आदमी उसको 1 पल बोलते हैं। 60 पल की एक त्रुटि होती है और घटी होती है। 60 पल की एक घटी, 2.5 घटी का मतलब होता है होरा, और 24 होरा का मतलब होता है अहोरात्र। अगर श्वास के यूनिट में गिनेंगे तो एक दिन में 21,600 श्वास आते हैं।
तो ये हमारा टाइम का यूनिट है। तो जब 21,600 पहला श्वास जब आएगा तो दूसरा वार बनेगा। कौन सा वार बनेगा? रवि शुक्र बुध विदु मंद गुरु फिर भौम की होरा गिनो। ये हरिगीता का छंद में मैंने इसको याद रखने के लिए बनाया है। रवि शुक्र बुध विदु मंद गुरु फिर भौम की होरा गिनो। तो आप जब गिनेंगे तो जो 25वीं होरा जो आएगी वो नेक्स्ट डे बनता है। नेक्स्ट डे बन जाएगा। और ये ऑर्डर महाभारत में भी है, रामायण में भी है, और वेस्ट ने भी इसको तत्सम एक्सेप्ट किया हुआ है। आप वहां देखिए वो वही क्रम में वार माने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्वर शास्त्र हमारा बहुत पुराना शास्त्र है। वार की गणना वहां से शुरू होती है। तो उग्रवार को आपकी सूर्य होरा चले, सूर्य स्वर चले, और सौम्यवार को आपकी चंद्र नाड़ी चले। इस तरह से आप चलते जाइए। और जो उग्र नाड़ी है उसमें उग्र काम करने हैं, इनिशिएटिव जो है वो कम लेना है, प्रैक्टिस के काम जैसे अभ्यास है, परिश्रम के काम है, कोर्ट कचहरी के काम है, वो सूर्य स्वर में करने से आपको लाभ मिलता है। ओके। और सौम्य स्वर जो करने हैं उसमें जैसे कोई इनिशिएट करना है, जैसे पॉडकास्ट की हमको पहला पॉडकास्ट करना है तो चंद्र स्वर में करना चाहिए। ओके। लेकिन अगर 10वां पॉडकास्ट करना है तो हमको सूर्य स्वर में करना चाहिए। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ है ऋषि मुनियों ने कि कौन सी नाड़ी किस बात का प्रतिनिधित्व करती है। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। हमारे पास ऐसा बहुत सारे शास्त्र हैं कि जो प्रमाण में नहीं है लेकिन फल कथन में है। ओके। तो मैं उसका आग्रही हूं। मैंने टेलिग्नोसिस में ऐसे शास्त्र लिखे हैं जो अनेक रूप से हमारे डिसीजन मेकिंग को सरल करते हैं। ओके। तो ये स्वर हुआ। तो सर ये तो आपने बड़ी दिलचस्प चीज़ें आप बताते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं अब तक जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं या मैंने सुनी है, पढ़ी हैं, सोशल मीडिया पे देखा है, या तमाम एस्ट्रोलॉजरों से मैंने जो चीज़ें ली हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और ये मैं पहली बार जान पा रहा हूँ आपसे। तो मैं अगले जो है चरण की तरफ बढ़ता हूँ। दीप का एक जिक्र आता है। दीप का टेलिग्नोसिस में क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं दीप समझना ऐसा है कि जब कोई प्रश्न हम सुनते हैं किसी से, तो ध्यान से सुना, फिर हमने ये सारी चीज़ें उसमें अप्लाई की, फिर भी कंफ्यूजन रहा, तो हम 3-4 प्रकार के दीप जो पूजा में जलाते हैं, कहीं दिवाली में रखते हैं, इस तरह के दीप अपने पास रखे रहते हैं। वहाँ बाती, तेल, ये सब रखते हैं। उसको कहते हैं कि आप इसमें से दीप चुनो और एक दीप प्रज्वलित करो। ओके। अब वो कौन सा दीपक उठाता है? पीतल, मिट्टी, श्रृंगारित, सादा, कौन सी वर्तिका उठाता है, कितना ईंधन भरता है, कैसे जलाता है, दीप कैसे जलता है, ये चीज़ें भी हम टैली करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल जवाब है उससे कितना मेल खाता है। ओके। देखिए, मैंने अभी तक आपको विधियां बताई है। मैंने ये नहीं कहा कि उत्तर दे दो। मैं ये आग्रह रखता हूं कि मेरे सभी ज्योतिषी मित्र केवल एक विधि पर आधार रखकर अगर जो फल कथन करेंगे तो शास्त्र को ठीक से फॉलो करना नहीं होगा। वो इन सारी विधियों को जमा करके आप उत्तर दो ना। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो पैथोलॉजिकल टेस्ट भी देखता है, एक्सरे भी देखता है, सोनोग्राफी करा के बाद में बोलता है कि भाई ये दवा ले लो। राइट। इसी तरह से ज्योतिष को भी चाहिए कि अनेक विधि से वो अपने उत्तर को जांच ले पहले। भाई हमने कह दिया वो वेद वाक्य थोड़ी है। हम भी तो इंसान हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, तो हो सकता है कि हमारा उत्तर गलत हो। तो हमारा काम है उत्तर सही ढूंढना। तो दीप इज वन ऑफ द टूल्स। तो हमने दीप उससे जलवाते हैं। तो वही स्थिर चक्र वाली बात कि पूर्व में शिखा जल रही है, ज्योत जो है वो दक्षिण में जा रही है, कहाँ जा रही है। ओके। जो लॉ जो है उसका डायरेक्शन भी काउंट करता है। दीप वो कौन सा चुनता है? मिट्टी का चुनता है। तो दैट मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन इज नॉट गुड। अगर मजबूत दिया है तो दैट मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन इज गुड, स्ट्रांग है। समझो हेल्थ का प्रश्न है, और अगर वो पीतल का एक श्रृंगारित दिया उठाता है, इसका मतलब है कि उसका बचना बहुत संभावित है। पूर्व में अगर शिखा जल रही है तो अच्छा है। अगर वो अनुलोम जल रही है तो अच्छा है, विलोम जल रही है तो बुरा है।
कई बार बिना कारण के उसमें से आवाजें आती हैं दिया जलने से, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। ओके। जैसे नैऋत्य में जल, अभी एक चीज़ हुई थी, उसको मैंने बताया था कि आपके कॉन्स्पिरसी आपके लिए हो रही है और बाहर के लोग कर रहे हैं, तो तब तो नहीं माने, लेकिन 4-5 दिन के बाद वो उन्होंने कहा कि हाँ, देयर वाज ए मूव बाय द नेबर्स टू मेक मी वेकेट द फ्लैट। तो बाहर के लोग, कॉन्स्पिरेसी अगर बाहर से हो रही है तो नैऋत्य दिशा में लौ जलेगी, अगर इंटरनल है तो वो वायव्य में जलेगी, और उत्तर, ईशान और पूर्व में दीप अगर जल रहा है तो दैट इज गुड फॉर द पर्सन विथ रेफरेंस टू हिज क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब वर्तिका जो है, बाती जिसको बोलते हैं, वो कैसी है? दुबली पतली है, डबल है, इंटरट्वाइंड है, टेढ़ी मेढ़ी है? उससे भी आप कह सकते हो कि भाई क्या आपके पाँव में फ्रैक्चर है क्या? तो चकित हो जाएगा, बोले हाँ यार मेरे एक्सीडेंट हुआ था, आपको कैसे मालूम? बोले हमको इसमें मालूम पड़ रहा है। ऐसा हुआ है, बहुत समय होता है ऐसा, क्योंकि दीज आर ऑल कनेक्टेड। सारी चीजें एक ही चीज बता रही है। आपके प्रश्न का उत्तर आप ही दे रहे हैं, केवल मुझे पढ़ने के लिए आपने दिया है कि पढ़ के बताओ। ज्योतिष को पढ़ना है, तो ये दीप जो है वो पढ़ने का एक, दीप भी एक किताब है समझो, राइट। और उसके सेट पैरामीटर्स हैं जो संतों ने बताए हैं, ऋषि मुनियों ने ना बताए हों, लेकिन शुभ चिंतकों ने बताए हैं, तो हम उसको भी क्यों ना ट्राई करें। करेक्ट। ये दीप। सर, अब अगले चरण के बारे में मैं जानना चाहूँगा। छाया का जिक्र आता है, टेलिग्नोसिस में छाया का क्या कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा मेरे को समझाइए। बिकॉज अभी छाया को लेकर भी, अगर हम अभी की कल्चर की एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें भी कई बार जिक्र आता है इसका, तो टेलिग्नोसिस में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, छाया, रिष्ट, प्रभा, सपन, ये जो तीसरा चरण है दोहे का, उसमें ये जो 3 चीजें हैं वो आपस में मिली हुई हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको उसी कंसेप्ट को एक साथ बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर। छाया, रिष्ट, प्रभा। एक्चुअली दोहे के लिए मैंने इसको प्रभा को तीसरा रखा है। दरअसल प्रभा पहले आता है। ओके। प्रभा यानी क्या? भा यानी कि उजाला, इच्छामय शक्ति। हमारे भीतर जो ईश्वर बैठा हुआ है, जो किसी कार्य के लिए हमारे अंदर आया हुआ है या हमको इस्तेमाल कर रहा है, हमको इस शरीर में भेजा है, वो भा। प्रभा उससे पहले की स्थिति, यानी कि हमको अस्तित्व में लाने से पहले की इच्छा, वो क्या है? ऊर्जा है। राइट। विशुद्ध ऊर्जा, चेतन तत्व। वो चेतन तत्व हमारे सबके भीतर है जब तक हम जिंदा हैं। तो वो प्रभा जो है वो कौन देख सकता है? जैसे अभी मैंने अभी जिक्र किया था कि आप अगर दिव्य भास्कर गुजराती एडिशन अहमदाबाद 24 मई 2024 उठाएं, तो उसमें उन्होंने एक खबर छापी है कि भारतीय डॉक्टरों ने, हमारे लोग, ऋषि मुनि की परंपरा के लोग कितने मेधावी हैं ये देखिए आप। उन्होंने एक फोटोग्राफी इजाद की है। उससे जैसे आपकी फ़ोटो ली जाए, तो उस फोटो से ये पता चलेगा कि आपका हार्ट रेट क्या है, आपका ब्लड में मेजर पैरामीटर्स आपके क्या हैं, आपके ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, और आपके क्या कोई डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी पकड़ने में आ रही है क्या। इसकी शुरुआत हो चुकी है। फोटोग्राफी से मनुष्य के रोग का निदान, इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको सोर्स भी बताया, नीलोफर हॉस्पिटल हैदराबाद, वहां पर इसकी शुरुआत हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से शुरू किया है। करेक्ट। देखकर जान लेना। उनकी आंखें जो है वो एक्सरे के बराबर है। उनका एब्जॉर्वेशन इतना माइन्यूट है कि उसके बाहर कुछ जाता ही नहीं है। त्राटक एक विधि होती है, त्राटक के बारे में आपने जाना होगा। ज्योति त्राटक करते हैं लोग, बिंदु त्राटक करते हैं, तो उनका ऑब्जर्वेशन इतना शार्प होता है कि आप अपने हाथ की कौन सी उंगली हिला रहे हैं वो भी उनको हमेशा मालूम होता है। पास में किस कलर का क्या पड़ा है, क्या सब कुछ उनके
उनके परिदृश्य में होता है, उसको मैंने इस किताब में एक शब्द लिखा है मैंने, एनवायरनमेंटोग्राफ। ओके। ज्योतिषी की पंचेंद्रिय क्या संकेत दे रही है। आपने जब प्रश्न पूछा तो मेरी आंख, मेरे नाक, मेरे कान से, मेरे स्पर्श से, मेरे स्वाद से क्या संदेश गया, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंटोग्राफ। उसमें सारी चीजें आपके प्रश्न के उत्तर की आ जाती हैं। ओके। वही चीज अब कैमरा कर रहा है। कैमरा ने आपकी फोटो खींची और आपके दिल की धड़कन बता दी। कुत्ते ने सूंघ लिया और वो कौन सा टेररिस्ट था उसको ढूंढ के निकाल दिया, मार दिया उसको। राइट। कैसे? अगर मैं कहूं कि मेरी नाक उतना सूंघ सकती है तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन कुत्ते पे भरोसा करेंगे। क्योंकि हमने वही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जाना है कि कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसान हमसे ज्यादा है, लेकिन कैन नॉट वी डेवलप इट? वी कैन। यही प्रभा का कंसेप्ट है। प्रभा जो है वो नंगी आंखों से भी देखी जा सकती है, उसके लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं है। उसके लिए त्राटक की जरूरत है। त्राटक क्या? इसका मतलब होता है अभ्यास। वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं दकियानुसी, यार सब अनपढ़ लोगों की बातें हैं। ऐसा नहीं है। वो त्राटक का अभ्यास ज्योतिषी को होना चाहिए। इतनी सी बात है, उसमें इतना विरोध क्यों? तो त्राटक करने वाले प्रभा को बेहतर देख सकते हैं। आजकल के जो डॉक्टर हैं, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, एलोपैथी के हों चाहे किसी के भी हों, बिकॉज दे आर सेविंग लाइफ। उनको बेचारों को वो देख के समझ जाते हैं कि यार ये आदमी जिएगा नहीं। क्यों नहीं? उसको प्रभा से कुछ संकेत मिलने लगता है कि ये आदमी जमेगा नहीं। प्रभा का दूसरा ईगल, चील, ये जो पंछी उड़ते हैं ऊपर, या जो शेर होते हैं, वो कमजोर से कमजोर प्राणी जिसकी प्रभा सबसे कमजोर होती है उसको ढूंढ लेते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं वो। राइट। प्रभा देखने के उनके भगवान ने क्षमता दी है। अब कोई समझो दूर कोई प्राणी मरा पड़ा है और कोई जिंदा है, एक आदमी सोया, एक आदमी मर गया है। मैं दावे से कहता हूं आप भी पहचान लेंगे दूर से कि ये आदमी मर गया, ये जिंदा है। क्या चीज है वो? मनुष्य के अंदर भी वो क्षमता है, थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है। कोई आदमी मर गया तो आपको पता चल जाता है कि ये मर गया है। ना तो आप डॉक्टर हैं ना कुछ हैं, लेकिन फिर भी पता चलता है। कैसे पता चलता है? कुछ है, प्रभा चली जाती है। जब प्रभा होती है तो मनुष्य के या प्राणी की छाया बनती है। और छाया के रंग होते हैं। छाया के रंग होते हैं जैसे किसी, लेकिन छाया तो हमने जो देखी है वो ब्लैक ही देखी है। नहीं, वो प्रतिछाया बोलते हो आप, उसको परछाई बोल रहे हो आप। परछाई बोलते हैं। मैं यहां अब जो कह रहा हूं प्रभा को मैं कह रहा हूं जीवन शक्ति। तो जो जिस छाया की मैं बात कर रहा हूं उसको हम कहेंगे ऑरा। ओके, गॉट इट। ऑरा जो होती है उसको आजकल की भाषा में पता नहीं उसको रंग देख पाते हैं या नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो ये आयुर्वेद का विषय है, वो कहते हैं कि भाई जब पेशेंट आपके पास आया तो उसके आसपास जो ऑरा है उसका रंग आप देख पाते हो क्या? अगर लाल रंग है तो पित्त का प्रकोप होगा, अगर सफ़ेद है तो हो सकता है कि उसको कफ का प्रकोप हो, अगर काली पीली सब मिला के दिखाई दे रही तो वायु का प्रकोप होगा, पीला है तो हो सकता है कि उसके शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ गया हो। इस तरह से वैद्य लोग जो हैं वो त्राटक के अभ्यास के आधार पर या अपने अनुभव के आधार पर मनुष्य की छाया को देखकर ये निदान कर लेते थे कि इसको क्या बीमारी है। अब जैसे एक प्रयोग मैं आपको बताऊं कि स्केटिंग रिंक में के पास में बैठा हुआ था और वहां से वो जब बच्चे जो गुजरते थे वो स्केटिंग के ऊपर, वो क्या कहते हैं उसको, मुझे ठीक से शब्द मालूम नहीं, क्या उसके जूते होते हैं, हाँ, वो सरपट भागते हुए जा रहे थे। तो उसमें से 2-3 लोगों के आसपास मुझे एक ऑरा दिखाई देता था और मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ जूनागढ़ में जब मैं रहता था तो लोग आके बैठे रहते थे, बच्चे वहाँ खेलते थे। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई, तो मैं पहचानता था कि उसके पेरेंट्स कौन है। तो मुझे पता लगा कि उनके घर में झगड़े हुए थे। तो जब झगड़ा होता है तो आदमी के आसपास का डर का, एक बच्चे से डर जाते हैं, बच्चों पे सबसे ज़्यादा माँ बाप के झगड़ों का असर होता है, उनके आसपास की छाया बदल जाती है।
तो जब मेरे जैसा नॉर्मल आदमी देख सकता है, तो जो वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो अगर चाहें तो इस विषय को डेवलप कर सकते हैं। क्या जाता है, थोड़ा सा अभ्यास करने की तो बात है। राइट। जब 10 साल मेडिकल में पढ़ लिए हो, 1 साल और सही। तो छाया, दूसरा एक विषय मैं आपको कहता चलूं, हो सकता है दर्शकों को अच्छा लगे, कि छाया पुरुष एक अलग विषय है जिसमें त्राटक किया जाता है अपनी छाया पर। जैसे यहाँ दिया जलाया, मैं यहाँ बैठ गया, मेरे नाप की ही छाया यहाँ पर दीवार पर, साफ दीवार पर पड़ रही है, उसके ऊपर त्राटक किया जाता है। ओके। और एक समय ऐसा आता है कि जब मैं उस छाया को अपने निर्णय के हिसाब से मूवमेंट कर सकूं, और जहां मैं उसको मूव करूंगा वहां पर आपको मैं दिखाई दूंगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है भारत में, और विज्ञान के पास उसको होलोग्राम कहते हैं। ओके। आपने देखा होगा होलोग्राम से आजकल लेक्चर अरेंज होते हैं। अपने जो महान, जिनको मैं महान प्रणाम करता हूँ, जिनको नरेंद्र मोदी, उनके होलोग्राम से लेक्चर हमने देखे हुए हैं। तो वो छाया है एक्चुअली, वो बैठे हुए हैं दिल्ली में, वहाँ से उनको टेलीपोर्ट किया जा रहा है या किसी तरह से कुछ टेक्नोलॉजी से उनकी छाया को कहीं आहूत किया जा रहा है। वो वहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हज़ारों लोग वहाँ बैठ के उनको सुन रहे हैं, उसका टेलीकास्ट भी हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर लाइट करोगे तो उसकी छाया नहीं बनती, प्रतिछाया नहीं बनती, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं है, वो एक्चुअल वहाँ नहीं है। हाँ, तो वो जो छाया पुरुष की जो साधना करते हैं, दे कैन ट्रांसपोर्ट देयर इमेज टू एनी अदर प्लेस। तो ये छाया हो गई। रिष्ट, रिष्ट आयुर्वेद का विषय है, वो डॉक्टरों के लिए बड़ा सहज है और अभ्यास की आवश्यकता है। कि मुझे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि मेरी इस रोग से मृत्यु है कि नहीं। रिष्ट से? हाँ, रिष्ट, अरिष्टम नास्ति मरणम, ऐसा सूत्र है, बिना रिष्ट के मृत्यु नहीं होती। ओके। जैसे मेरे कई अनुभव हैं इसके, हो सकता है आप इसको दकियानूसी माने, लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं है, क्योंकि मैं इस शास्त्र का प्रचार करने के लिए बैठा हूँ। और कोई शास्त्र 100% सही नहीं होता। जो पैथोलॉजिकल रिजल्ट है उसमें वो अगर बारीक शब्दों में लिखते हैं कि 80%, कहीं लिखते हैं 40% राइट है, वो हम पढ़ते नहीं है। अदरवाइज दे राइट इट, दे हैव टू राइट कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, 60% सही निकलेगा। करेक्ट। तो मैं भी ये कहता हूँ कि अगर 60% पे निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ भारत में क्यों काले कपड़े की मनाही करते हैं? आयुर्वेद का एक श्लोक भी है उसमें कि जब कोई अशुभ व्यक्ति उपस्थित होता है, जैसे कोई कसाई आ गया, तो दैट इज इंडिकेटर ऑफ समथिंग बैड। ओके। काले कपड़े पहन के कोई आ गया तो दैट इज बैड। कोई दूत आपके पास आया कि ऋषभ जी, मेरा फला फला जो है वो मेरा भांजा उधर ये हो गया, वो डरा हुआ है, दीनम भीतम द्रुतम त्रस्तम रुक्षादि मंगलम, इस तरह से पूरा श्लोक है आयुर्वेद में, दूत शारीर चैप्टर वाग्भट संहिता में, कि जब कोई आके प्रश्न डरे हुए करे तो अशुभ फल है। जब कोई किसी चीज को मलते हुए प्रश्न करे तब भी अशुभ फल है। इस तरह के लक्षण दिए हुए हैं। वो लक्षण, मैंने जो शगुन कहा ना आपको, लक्षण, शगुन में लक्षण निमित्त सब कुछ समाहित हो जाता है। देखकर कि सामने वाला क्या कर रहा है। जैसे आपने खांसी खाई, कोई प्रश्न करते हुए आखिरी में जब खांस देता है, छींक देता है या उबासी लेता है, प्राण को बाहर निकालता है ना, राइट। सो द एंड इज बैड। जहां प्रश्न है वही उत्तर है, देखने वाला चाहिए। करेक्ट। तो रिष्ट जो है वो ज्योतिषियों का विषय नहीं है, लेकिन ज्योतिषियों का विषय तब बनता है जब कोई प्रश्न करता है। रिष्ट मेडिकल दृष्टि से जीवन मरण का प्रश्न है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये, जैसे कि किसी के अतिसार हो गया है, डिसेंट्री या डायरिया, जो भी आप बोलें, उसका अंतिम चरण, और फिर भी उसको प्यास लगे, ये एक रिष्ट लक्षण है, वो आदमी नहीं जिएगा। जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया
और बावजूद मेडिकेशन के उसको सूजन बढ़ रही है, वो नहीं बचेगा। दीज आर द रिस्ट लक्षण। और हर एक रोग के रिस्ट हैं, और जनरल रिस्ट मैंने जैसे बताया, कोई काले कपड़े पहन के उपस्थित हो गया, कोई कसाई आ गया, दैट इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू बी गुड। मैंने तो सर ब्लैक ही पहना हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ अवॉइड किया जाता है। ओके। सी ब्लैक, यू मे बी लुकिंग हैंडसम, बट योर प्रेजेंस may indicate something bad at some places. You are dressed, well dressed, and you go to the hospital, and if some question of some life and death is there, you represent the death. Okay. ये इसका मैंने कहा ना, जब तक प्रश्न नहीं है तब तक उत्तर नहीं है, लेकिन जब प्रश्न है तो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और समझिए कि किसी ने आपको पीछे से टोक दिया, अमूमन होता है ये, अमूमन होता है, बेटर टू पोस्टपोन इट, बिकॉज द नेचर इज स्टॉपिंग यू, नॉट समबडी एल्स। इसीलिए बोला जाता है कि पीछे से किसी को टोकना नहीं चाहिए। राइट। बट इट शुड नॉट बी ए डेलिबरेट एक्ट। समझो आप कहीं जा रहे हैं, पीछे से धमाका हुआ, शुड नॉट गो देयर। मेरे साथ अपनी घटना बताता हूँ, प्लीज। माई सन वॉज वेरी यंग एट द टाइम, मे बी 1.5 years or so, and I took leave and I told my wife that we will go for a picnic. Where? She is fond of traveling in what you call boats and all. तो बम्बई में रहते थे हम, मैंने कहा ठीक है चलो एलिफेंटा केव्स चलते हैं। She was fascinated. और मेरा बच्चा जो है, जब मैंने ये कहा तो उसने एक धड़ाम की आवाज़ की, भम ऐसा कुछ बोला वो। तो मैंने इमीडिएटली उनसे कहा कि एलिफेंटा केव्स नहीं चलेंगे, विल गो टू सम प्लेस कनेक्टेड बाय रोड, एंड वी वेंट टू नेशनल पार्क बोरीवली। ड्यूरिंग द सेम आवर्स वन बोट वाज इन द प्रॉब्लम, और कुछ 6-7 लोग डूब गए। एलिफेंटा जाने वाली बोट के अंदर ही एक्सीडेंट हुआ। इफ यू वांट टू classify this as a coincidence, I don't have any argument, but what I want to say that I took advantage of the surroundings. अब उस वक्त पर ही हम बोलने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ है। If you can read it. If you want to ignore it, it's your decision. So रिष्ट, छाया, रिष्ट, प्रभा, सपन, ये रिस्ट के बारे में मैंने बताया। इस पे घंटों बोल सकते हैं, एक एक चीज के ऊपर पूरे एक एपिसोड बन सकते हैं। माय जॉब इज टू इंडिकेट टू यू कि ये यूजफुल थिंग्स हैं। सपन, राइट। हमारे यहाँ होरा, जन्म, संहिता, निमित्त और स्वप्न, इस तरह से प्रेडिक्शन किए जाते हैं भारतीय ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में। तो उसमें ये सपन भी आता है। अब सपन जो है, इसका मूल कहाँ है? आयुर्वेद में। ओके। स्वप्न को हम क्या कहते हैं? नींद की अवस्था कहते हैं, लेकिन एक्चुअली नींद की अवस्था नहीं है, वो है जागृति की अवस्था है। मुर्दा को स्वप्न थोड़ी आते हैं, नहीं, जिंदा आदमी को आते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि ये चेतना की अवस्था है। चेतन जहां होता है वहां स्वप्न आते हैं। तो उसके उन्होंने भाग किए, 7 भाग में आयुर्वेद स्वप्नों को मानता है। दृश्य, श्राव्य, प्रार्थित, कल्पित, अनुभूत, ये सारे के सारे आपने देखे सुने हुए। ये है कि भाई मैंने एक पिक्चर देखी, माधुरी दीक्षित है, उसमें अक्षय खन्ना डांस कर रहे हैं, तो जब मुझे सपना आया तो अक्षय खन्ना की जगह पर मैं खड़ा हो गया। अब ये सपना क्या हुआ? प्रार्थित, अनुभूत, दृश्य, श्राव्य, इस कैटेगरी में चला गया। और मैं किसी के पास जाके अपना सपना बताता हूँ, ही शुड नॉट इंटरप्रेट दिस, बिकॉज वो अप्रश्न हो गया। लेकिन भाविक और दोषज, ये जो दो हैं, इसका मेडिकल अर्थ होता है। ओके। मुझे जो दोष है, जैसे कि मैं पित्त की बीमारी मुझे हुई, मुझे भयंकर बुखार आता है बार बार, और अगर मुझे सपने में लाल रंग के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो देन द डॉक्टर शुड टेक नोटिस ऑफ दिस एंड ट्रीट मी इन एडवांस। मेरे स्वप्न का वहां अर्थ बैठता है।
दोषज। और भाविक, भाविक का मतलब है कि बिल्कुल ही जो जो जिसका कोई संदर्भ ही नहीं है। मैं मंगल पे चला गया और मंगल पे यह घटना हो रही है, उसका मैं प्रतिभागी भी नहीं हूं। इस तरह के स्वप्न भी बड़े असाधारण स्वप्न हैं, उसको भी ही शुड टेक इनटू नोट। वेस्टर्न, सिगमंड फ्रायड से सपनों का इतिहास शुरू होता है, उससे पहले वहाँ पर कोई जानता नहीं था इसको। सपने सपने थे, क्या है, होता है। उसने उसको 6-7 भागों में बांटा। डेथ, काइनेथेटिक, प्रोफेटिक, कलेक्टिव, एंग्जाइटी, इन चीज़ों में बांटा। लेकिन उसका मेडिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो ठीक ठीक बैठ नहीं रहा है। अभी भी, आज भी साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो सपनों को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ भाविक और दोषज स्वप्न को अगर हम बाहर निकाल दें तो बाकी की चीज़ें मेडिकली हमारे पास यूज़फुल नहीं है। तो ज्योतिषी को भाविक जो स्वप्न है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो टेलिग्नोसिस का भाग है। और बाकी चीज़ें जो है उसको बोलना चाहिए कि अगर उसको दोषज स्वप्न आ रहे हैं तो ज्योतिषी शुड नॉट ट्रीट हिम, ही शुड से दैट यू गो टू डॉक्टर। ज्योतिषी को चाहिए कि वो अपनी सीमा को न लांघे। हमारे यहाँ इलाज कैसे होता है? आयुर्वेद में औषध और भेषज। औषध से इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। भेषज का इलाज ज्योतिषी कर सकता है। भेषज यानी कि जैसे मंत्र पढ़ना, उपवास करना, प्रायश्चित करना, दान करना, ये चीजें। बलि, बलि क्या है? परिश्रम करना। राइट। बलि का अर्थ ये नहीं कि किसी को गर्दन उड़ा दी और ये कर दिया। बलि का मतलब होता है कि यू विल कंट्रीब्यूट फिजिकली, बलपूर्वक आप समाज को सेवा करोगे। जैसे कोई नहीं, कहीं पर पश्चिम में भेजते हैं कि यू गो टू फला स्कूल एंड वहाँ पर आप 10 दिन ग्राउंड सफाई करो। राइट। उसको बलि बोलते हैं। उसका बलि का अर्थ यह है। नहीं तो याज्ञवल्क्य ने तो यहाँ कहा है कि बलि का अर्थ यह मत करो कि किसी पशु को काट दोगे। अगर ऐसा करोगे तो उस मरे हुए पशु के जितने रोम थे उतने वर्षों तक तुम्हें नरक में सड़ना पड़ेगा। अब नरक कहाँ है ये सब बात जाने। उसने ये कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो है स्वप्न, इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें हम करें तो हमारे पास जो गाइडेंस लेने के लिए आया है उसके जीवन में हम सरलता उत्पन्न कर सकते हैं। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलिग्नोसिस। हिमांशु सर, आपने टेलिग्नोसिस को और जो दोहा आपने अपना बनाया है उसको जितने तरीके से समझाया है, मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों को समझ में आया होगा। लेकिन मेरे जहन में एक डाउट और है। एक बार न्यूज़पेपर का जिक्र हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। कि न्यूज़पेपर से भी आप अपना चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है न्यूज़पेपर का, वो थोड़ा समझाइए मुझे। प्रश्न मार्ग नाम की एक किताब है, बहुत ही उपयोगी। मैं उस किताब को पूजा के योग्य समझता हूँ। उसमें एक विधि है कि जब आरूढ़ लग्न हम निकालते हैं, आरूढ़ की जिसकी बात हम पहले कर चुके शुरुआत में कर चुके हैं। जब आरूढ़ कुंडली हमारे सामने होती है या समझिए कोई भी कुंडली हमारे सामने होती है, तो ज्योतिषी को ये आवश्यक होता है कि वो 12 भाव जो हैं उसमें कितना, कौन बलवान है कौन निर्बल है, ये इसका जजमेंट ले। लेकिन समझिए आप हिमालय में बैठे हुए हैं, आपके पास पंचांग नहीं है और लोग आपके पास आए, वहाँ तो आपके पास कोई उपकरण नहीं है कि आप जानेंगे कि भाई कितनी डिग्री का क्या चीज़ है। करेक्ट। तब उसमें तांबूल की एक विधि है। तांबूल यानी खाने का जो पान होता है। तो वो कहते हैं कि भाई 25-30 पान ला के रख दो, उसमें से एक एक करके मुझे दो, 12 पान। तो पहला दिया, वो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ऐसा 12 भाव। और वो जो पान है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी में छेद है किसी में नहीं है, कोई सूखा है कोई हरा है, किसी में डंठल है किसी में नहीं है। इस तरह से 12 भाव को जाना जाता था कि भाई कौन सा भाव अच्छा है। अच्छा, वो लग्न से मैच कर रहा है कि नहीं, दीपक से मैच कर रहा है कि नहीं, आरूढ़ से मैच कर रहा है कि नहीं, स्वर से मैच कर रहा है कि नहीं। ये सारी विधियां जानने के बाद ये भी एक टेस्ट करते थे। अब भैया मेरे पास तो कहाँ से पान लाऊं मैं तो पान खाता नहीं हूँ और मेरे पास लोग आते भी नहीं है। कोई आता है तो तब पान नहीं होते। तो मैंने एक विधि निकाली, उनको प्रणाम करके। हरिहर ने किताब लिखी है, वो हरिहर जी ने कुछ 1000 साल पहले किताब, उनको नमन करके मैंने एक विधि निकाली कि मेरे पास जो अखबार पड़ा रहता है मैं उसको दे देता हूँ कि भाई इसको फाड़ो।
और 25-30 टुकड़े करो और मुझे एक एक करके दो। अब वो मैं 12 भाव बना लेता हूं। आप यकीन जानिए आज तक कोई प्रश्न छुप नहीं सका। ओके, ये बड़ी बात है, मतलब अखबार से हाँ प्रश्न बनना। कानपुर में ज्योतिषियों का एक मंडल है, हम्म। उसमें 30-40 ज्योतिषी थे। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया कि आप टेलिग्नोसिस पर हमको यहाँ पर उद्बोधन कीजिए। तो मैंने जब ये विधि बताई तो वो तो बड़े सिद्ध लोग थे वहाँ पर। मेरा अनुभव तो उनके सामने कुछ नहीं है, वो तो रात दिन कुंडली देखने वाले लोग थे। जब ये मैंने उनको कहा वो चमत्कृत रह गए। जिसके लीवर की बीमारी है उसका 6ठे स्थान में लीवर का जिक्र आ रहा है। जिसके प्रश्न में है कि कोई बेटी भाग गई है तो वहाँ पर वो लिखा हुआ आ रहा है। किसी की दूसरी शादी थी तो 7th हाउस में वो दूसरी शादी का जिक्र आ रहा है फोटो के साथ। राइट। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एवरीथिंग इंडिकेट्स। मैंने खेतों में लोगों से कुंडली बनाई है। कुंडली कैसी बनती है, कहाँ से कौन सा घर टूटा हुआ है, कौन सा पतला है, कौन सा घर कमजोर बनता है, इससे भी भाव का पता चलता है। ओके। कि जो प्रश्न कहा बताया जा रहा है वेदर इट कोरिलेट्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग हाउस। तो कहने का यह है कि हर चीज बोल रही है दुनिया में, केवल ग्रह बोलते हैं ऐसा नहीं है। आपके आसपास आपके आसपास की हर चीज आपको जवाब दे रही है। वो कहीं पता नहीं, मुझे हमेशा वो शेर भूल जाता हूँ। किसी का शेर है कि हमारे गाफिल है गोशे शनवा वरना यहाँ हर वर्ग करता है नगमा सराई। यहाँ पे हर कली जो है वो यहाँ गीत गा रही है। चमन में हम ऐसे ही घूम रहे हैं, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। राइट। तो ये टेलिग्नोसिस का ये बड़ा, देखिए टेलिग्नोसिस मैं किसी को हठाग्रह नहीं कर रहा हूँ। मेरा निवेदन यह है कि आने वाली पीढ़ी इस पर सोचे। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की जो मेधा थी उसके प्रति सम्मान दर्शा के, जैसे इंग्लिश डांस सीखने के लिए 6 महीना वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा कभी 2-3 महीने इसके ऊपर भी करो। ओके। सो आपने जैसे टेलिग्नोसिस के बारे में पूरी तरह से समझाया और चीज़ें बताई हैं, वो बड़ी दिलचस्प हैं और कहीं ना कहीं अब लोग इसको देखेंगे पॉडकास्ट को तो समझ भी पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि टेलिग्नोसिस जैसे आपने बताया कि यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सीख सकते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या एक लेमैन जो है वो सीख सकता है, मैं सीख सकता हूँ नहीं सीख सकता हूँ, क्या है कॉन्सेप्ट सीखने के विषय में टेलिग्नोसिस को? देखिए आज तक किसी प्राणी जगत में वॉर नहीं हुई। प्राणी जगत में न पुलिस है न डॉक्टर है। राइट। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई कुत्ता पढ़ा लिखा हो, कोई बिल्ली पीएचडी कर गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। हम सब इंग्लिश स्कूल में जाते थे, कभी पहले संस्कृत स्कूल में जाते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई से दूर रहते थे। करेक्ट। लेकिन फिर भी अच्छा जीते थे। टेलिग्नोसिस वही है, जीवन को सरलता से समझने का उपाय। जो हमारे अंदर प्राणी बैठा हुआ है ना, वो बहुत चतुर है, लेकिन हम ये मॉडर्न पढ़ाई लिखाई के दबाव में उसको हम अनपढ़ गिन रहे हैं। हमें अच्छा है कि हम हवा की गति को जान लें। जापान में एक्वेरियम क्यों रखते हैं लोग? सुनामी कहीं 2000 किलोमीटर दूर आई रही है, आपका सेस्मोग्राफ तो अभी अभी निकला है, लेकिन मछली जो यहाँ एक्वेरियम में ना उसको पता चल जाता है कि 2000 किलोमीटर दूर कुछ हुआ है। वो यहाँ हलचल मचा देती है, लोग सावधान हो जाते हैं। कुत्ते को बृहद संहिता में कुत्ता, बिल्ली, सियार, गाय, भैंस, घोड़ा, इन लोगों की सेंसिस के ऊपर चैप्टर्स हैं। राइट। इनकी जो विशेष शक्तियां हैं, कुतिया, घोड़ी, गो, अजा और 3 प्राणी है। जब विष में अन्न देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। यही 7 प्राणियों को राजा के खाने के पहले सामने बिठाया जाता था। राजा को जो अन्न परोसा जाएगा, these 7 स्पीशीज शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, क्योंकि कोई देख के पहचान लेता है, कोई सूंघ के पहचान लेता है। तो इन प्राणियों का इस तरह से उपयोग हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। ये जो राजपुरोहित होते थे वो इन चीजों से परीक्षा करते थे। तो जीवन कितना आसान था। तो हमें चाहिए कि हम
इस दिशा में काम करें। बिल्कुल। तो क्या कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत आदमी को आदमी होना चाहिए और सुनने और समझने के लिए तैयार होना चाहिए। ओके, तो सीखने के लिए क्या करना होगा किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई सीखना चाहता है तो सबसे पहले तो यह कि हमारे पुराने शास्त्र जो हैं उसका एक बार मुआयना करें, क्योंकि ये सारे शास्त्र अलग अलग बिखरे हुए हैं। राइट। मैंने ये शायद कोशिश पहली बार की है कि मैं सबको एक साथ जमा करके टेलिग्नोसिस आपके सामने रख रहा हूँ। राइट। और उसका हिंदी अनुवाद भी जल्दी आने वाला है, उसको एक नज़र देख लें आप, बाकी फिर आपको सोर्स मिल जाएंगे। मैंने इसमें सोर्स भी लिखे हैं कि कहाँ से आता है, और प्राइमरी समझ मैंने इसमें इस तरह से लिखी है कि आप पढ़ेंगे और आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। छोटे छोटे लिखे हैं मैंने, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग करें। राइट, समझ सकें उस चीज। और कोई भी करे, डॉक्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। 19-20 का फर्क है, आदमी तो मैं भी हूं ना, पुलिस आदमी तो है ना, चोर भी आदमी है, पुलिस भी आदमी है, वो भी चतुर है, ये भी चतुर है। लेकिन अगर इसको ये टूल मिल जाए तो पुलिस जो है वो अच्छा, अभी है लोग कर रहे हैं। जो वहाँ पुलिस आए थे, मेरे दोनों कोर्स में पुलिस अफसर थे, दे आर हाईली सक्सेसफुल। अब किसी बस्ती में कोई आदमी रोहिंग्या है कि नहीं, कैसे पता लगाओगे? न बात न चीत, दे आर कैचिंग द पीपल। राइट। कुंडली की सीमाएं हैं। कुंडली में प्रश्न किया है कि ये आदमी चीनी है, अफ्रीकन है, तो नहीं बता सकते आप, लेकिन स्वर शास्त्र से बता सकते हो आप। करेक्ट। स्वर शास्त्र से आप कह सकते हो कि ये विदेशी है या स्वदेशी है। स्वदेशी है। राइट। तो ये जो बाकी विधियां हैं इनके अपने उपयोग है। आप कुंडली बना के कैसे बताओगे कि इस आदमी को ये कहाँ पैदा हुआ था? लेकिन आप इससे बता सकते हो, संभावना है। करेक्ट। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% सक्सेसफुल हूं, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा कहने की, लेकिन हाँ, ये 100% की तरफ जाने का रास्ता तो है। तो हिमांशु सर, आपने तमाम जानकारियां दी, टेलिग्नोसिस को समझाया, पुरानी पद्धतियां कैसे काम करती हैं और आज भी हम उसका लाभ कैसे ले सकते हैं उसके विषय में समझाया और बताया। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने देखा होगा और उनको समझ में आया होगा कि कैसे चीज़ें इंडिकेट करती हैं, हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं बता देती हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और कहाँ सावधान होने की आपकी ज़रूरत है। जहाँ काम आवे सुई, कहा करी तलवार। ये छोटी छोटी चीज़ें ही जीवन में काम आती हैं। आपने सही कहा। राइट। So sir, thank you so much for coming and sharing such more information about telegnosis and deeply आपने thoroughly समझाया कि कैसे होता है और मेरा सौभाग्य इसको आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मेरा सौभाग्य। नमस्कार। तो हमारे साथ थे हिमांशु राय रावल सर, जिन्होंने समझाया कि टेलिग्नोसिस क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती है। हम आजकल की जो हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, उससे किस तरह से कनेक्टेड है और किस तरह से अलग है टेलिग्नोसिस, इसके बारे में चर्चा हुई। और इसी के साथ छोटी छोटी चीज़ें हमारे आसपास में जो होती हैं वो कैसे हमें इंडिकेट करती हैं, हम कैसे सीख सकते हैं और उनके आधार पर अपने जीवन को कैसे बढ़िया कर सकते हैं और अपने समृद्ध कर सकते हैं अपने जीवन को, इस पे चर्चा हुई। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आप देख रहे हैं युग चरण। नमस्कार।